Assalamu alaikum. My name is Sabahat Hasnain. I'm representative of Financial Acumen. मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के हमारे सेशन में जो सेकंड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड सेशन होने जा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट करते हैं। मैं मिस्टर फरीज खान को बुलाना चाहूँगी तिलावत कुरान के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। अब मैं बुलाना चाहूँगी सर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस भी हैं सैफ अंतारिया। तो वो फाइनेंशियल एक्यूमेंट के बारे में हमें कुछ बताएंगे और प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आज के सेशन को, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनेंशियल एक्यूमेन हम लोगों ने बेसिकली 4 माह पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस क्रिएट करना। हमारा एक सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है फाइनेंशियल लिटरेसी। आप इस वक्त सेकंड सेशन ज्वाइन किया हुआ है जिसका आज सेकंड ऑनलाइन सेशन है। ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे किया है। थर्ड जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह ताला जैसे इसके 3 ऑनलाइन और एक फिजिकल चैप्टर क्लोज होगा तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद आने वाले दिनों में नेक्स्ट क्वार्टर में हम मजीद प्रोग्राम्स करेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल एक्यूमेन को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस और प्रॉपर जो उसका निज़ाम है उसको समझाना। हम इधर उधर हैं और प्रोफेशनल जगह से आती हैं जो नाकिस होती हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आपको कम से कम वो ट्रू हकायक जो है और अवेयरनेस आपके सामने क्रिएट करें और आपको उजागर करें। फाइनेंस ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी अकाउंट्स के जो प्रोफेशनल है उसी को सारे अकाउंट्स की नोहाव होनी चाहिए। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी है, आपका वास्ता अकाउंट से ज़रूर पड़ता है। और अकाउंट्स के लिए ज़रूरी यह है कि अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो वो इनकम नहीं है, हमारा तो सोर्सेज नहीं है कि अकाउंट्स मेंटेन किए जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनका ज़रिया माश लिमिटेड है या नहीं है तो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ख्वाहिश है कि हम जिस चीज़ का बेड़ा उठा के चले हैं वो आपकी जितनी पार्टिसिपेशन तक उसको वो आपको दयानतदारी से पहुंचाया जाए और आपकी जितनी पार्टिसिपेशन इसमें होगी वो ये जितनी भी मालूमात हैं आप तक, जबकि हम कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमने एक ऐसी टीम मुरतब की है जो ये जज्बा रखते हैं कि कम्युनिटीज़ सर्विसेज की जाए, लोगों तक ये मालूमात एक्सेसिबल हों। हमारे ऑनलाइन सेशंस आपको पता है इसके रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन और हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास वो लिंक्स मौजूद हैं, इसको फॉरवर्ड कीजिए और हमारे साथ इसको ज्वाइन करें। आप जितना ज्वाइन करेंगे, जितना इसको कामयाब करेंगे, उतना हमसे ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि फ़ायदा ये है कि तालीम, शऊर और जो अगर आपके कोई भी सवालात हैं
सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, आपके पास जो लोग ग्रुप पे मौजूद हैं ग्रुप पे अपना जो है सवाल छोड़ सकते हैं, हम आपसे रब्ता करेंगे। आपके पास हमारे फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, वेबसाइट लिंक मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है। थैंक यू सबसे पहले सैफ भाई आपका कि आपने इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, फाइनेंशियल एक्यूमेन के बारे में बताया लोगों को, अवेयरनेस ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब हमारे पास मौजूद है यहाँ पे मिस्टर कौसर अब्दुल्ला, जिनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी आके जो है कुछ अपने लफ्ज़ में बयान कर सकें फाइनेंशियल एक्यूमेन। तो वेलकम कौसर अब्दुल्ला। एक मिनट, कैमरा ऑन करना। एक्चुअली मैं ऑनलाइन हूँ, इशू आ रहा है। कैमरा ऑन नहीं आता। नहीं, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको जो है ना बेटर फील हो। अच्छा, 1 मिनट बाद तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कौसर अब्दुल्ला है। बाय प्रोफेशन मैं अकाउंटेंट हूँ और मैंने इनको ज्वाइन किया है। पहले तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है फाइनेंशियल एक्यूमेन का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें बहुत समझना ज़रूरी है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स? क्योंकि आप जब आप बिज़नेस करते हैं, आप कुछ करते कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, तो उसमें मेजर 2 चीज़ होती है मेजर। एक होता है क्लाइंट फेसिंग और दूसरा होता है बैक ऑफिस। फाइनेंस को जो है हमेशा कंसिडर किया जाता है कि ये बैक ऑफिस के लोग हैं और इसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन क्योंकि हम वही चीज़ देखते हैं जो हमें नज़र आती है, उसी की हम इम्पोर्टेंस लेते हैं। ये ह्यूमन साइकी है और ये बिजनेस में भी यही होता है। लेकिन सबसे जो की है, की इज़ द फाइनेंस। किसी भी बिजनेस का जो की है, ब्लड लाइन इज़ द फाइनेंस। फाइनेंस को कहा जाता है कि इंसान की बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड के सिनोनिम है, मतलब ब्लड के मुवाफिक है, मतलब उसकी जो पोजीशन है बिजनेस के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो हर एक आज़ा में पहुंचेगा तब हर एक आज़ा उसको प्रॉपरली काम कर सकेगा। जब तक ब्लड नहीं होगा वो नहीं कर सकेगा। फाइनेंस की ये वैल्यू है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो हम उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो अब हमारा हम इस प्लेटफॉर्म से चाह क्या रहे हैं कि ये जो हम जिस टॉपिक को हमने लीस्ट प्रायोरिटी लिया है, और ये अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं होता तो इससे बड़े बड़े बिजनेसेस वाइंड अप हो जाते हैं, लॉसेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि उनके फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यहाँ पे एक नॉर्मल कल्चर यही है, आप जिसके मतलब शॉप्स भी होती हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर द फाइनेंस। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि यार दुकान मेरी छोटी है, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या छोटा बिजनेस है, अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन होता क्या है, इसकी मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जब जख्म लगता है हमें, हम उसको उस वक्त उसकी रियलाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं कि ये क्या है, लेकिन आप उसको प्रॉम्प्टली क्योर नहीं करते तो वो एक कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसी तरह फाइनेंस में, अब फाइनेंस की कोई इरेगुलरिटीज़ को अगर आप उसको प्रॉपरली उसी वक्त हैंडल नहीं कर सकते, या उसी वक्त डायग्नोज नहीं करते और उसी वक्त उसको नहीं कंप्लीट करते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और एकदम से आपको पता चलेगा कि यार मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट टेक द डिसीजन। तो ये इसकी वैल्यू, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसको सीरियसली इसको लीजिए। इसको यूँ नहीं कि हम एक ट्रेनिंग जिस तरह लोग करते हैं, इनका होता है कि भाई मैंने ये भी ट्रेनिंग कर ली, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये है, लेकिन आप ये जो टॉपिक है इसको लीजिए, सीरियस लीजिए इन टर्म्स, उसकी वैल्यू को समझें कि ये इसके कितनी वैल्यू है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में। बाकी डिसीजन मेकिंग वगैरह तो आपके एंड पे होती है। दूसरा, मैं इसमें एक पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा जो मैंने फील किया है ड्यूरिंग माई लाइफ, कि नॉर्मली क्या होता है कि वी आर द फॉलोअर्स, वी आर नॉट द लीडर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी ट्रेनर्स आता है, जो भी आप डिस्कशंस होती हैं, उसको हम वर्ड फॉर वर्ड ले लेते हैं। सपोज के अभी ट्रेनर्स ने, किसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, कुछ बताया, तो हमने, जब हमारे पास वही सिनेरियो आता है तो हम क्या करते हैं कि उसी को ये कहा था, मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो वहाँ ये देखा था, मैं उसी को फॉलो करता हूँ।
इस तरह से नहीं होता। ये आप हमें करना क्या चाहिए कि दीज आर द गाइडलाइंस। लेकिन ट्रेनर जो बताता है, आप बुक्स में थियोरी में जो पढ़ते हैं वो एक गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में जो आपको उस वक्त उस स्किल्स को, उस नॉलेज को हाउ टू यूज इट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आपको उस वक्त करना क्या है, वो जब तक आपको उस नॉलेज को कंसिडर करके आपको उस वक्त अपने हिसाब से उसको डिसीजन लेना है, ना कि उसको फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल कि ये चीज़ें फिर आपकी ग्रोथ ऐसा ऐसा शुरू हो जाएगी। आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अब मैं खुद उसको डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, ना कि वी जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसको एज अ सीरियस लेंगे और इसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इसको अपना एज अ रेफरेंस पॉइंट बना के अपने जो थॉट्स हैं, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में प्लान किया हुआ है, उसमें वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू सो मच कौसर अब्दुल्ला आपका, कि आपने इस तरीके से ब्रीफ दिया फाइनेंशियल एक्विपमेंट पे, और लोगों को जो है मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रही थी वो क्लियर हो गई होंगी। और अब मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगा मिस्टर सैफ अंतारिया को दोबारा कि वो आएँ और हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दें। स्क्रीन शेयर कर दो सर, एक मिनट दीजिए। बड़ी शेयर स्क्रीन करो। आ जाइए, ठीक। तो इग्नोर करो, लिखा हुआ है, इग्नोर करो सर। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। एक्चुअली एक चीज़ आपको, जो लोग पहले से हमारे तमाम सेशंस ज्वाइन किए हुए हैं उन्हें तो मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम है थोड़ा सा एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूँ। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम हमारे तमाम ऑनलाइन सेशंस जितने भी हैं उसमें हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत को मदऊ करें एज अ गेस्ट स्पीकर ट्रेनर के आने से पहले, कि जिन्होंने हमें या अपनी कैपेसिटी में कम्युनिटी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा जो है फ़रोग दिया है। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज हमने दावत दी है हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद कुरैशी साहब, और जिन्होंने हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कम्युनिटी सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा मावनत की है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत पैशनेट हैं अपने काम को लेके भी, डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी, अपने जो पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद इनके पास है। आई नो नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोगों को शिकायतें बहुत होंगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ ज़हमत उठानी पड़ती है और इसमें ये पेश हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इनके बारे में कि जितना डेडिकेशन, जितना प्रॉम्प्ट एक्शन, जितना इन्होंने सपोर्ट किया है हमारी टीम को मुख्तलिफ उमूर के ऊपर, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो मैं पहले दावत दूंगा हुमैर अहमद कुरैशी साहब को कि वो आके अपने कुछ तासुरात का इजहार करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मैं ऑडिबल हूँ आप सबके लिए। मैं सबसे पहले तो थैंक स्टार्ट किया है कम्युनिटी सर्विस के तौर पर, और अगर देखा जाए तो कम्युनिटी सर्विस के तौर पर जो ये सिलसिला स्टार्ट किया गया है ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं हमें पता है कि पाकिस्तान को इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, और इन इकनॉमिक चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, अगर हम इसको डिग डाउन करें, इसका रूट कॉज हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि हम एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी के अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है, ऑस्टेंटेशियस हम लोग हैं, शादी ब्याह के ऊपर हम लोग बहुत
खर्चा कर देते हैं, प्लानिंग हमारे अंदर मौजूद नहीं है, और इतना ज़्यादा कंजम्पशन में हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कैपिटल मौजूद नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट के लिए जब कैपिटल मौजूद नहीं होता तो हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते, और जब इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते तो फिर हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हर के जो बड़ा जो रीज़न है वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बिहाइंड जो रीज़न है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड हमारा आउटलुक है। तो इस कंजम्पशन ओरिएंटेड आउटलुक को चेंज करने के लिए हमारे सोसाइटी को कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी से एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी में चेंज करने के लिए एक एटीट्यूड के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, और एटीट्यूड के अंदर चेंज लाने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है वो यही प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हम हमारे यंग लर्नर्स को गाइड करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, फाइनेंशियल एक्यूमेंट के ऊपर उनको बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, किस तरीके से उन्होंने जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से कैपिटल को उन्होंने इन्वेस्ट करके उसके जरिए रेवेन्यू जनरेट करना है। सो आई होप कि जो ये प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, एंड दिस हैज़ बीन माय डिक्टम टू, दिस हैज़ बीन माय प्रायोरिटी टू, कि किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल की एटलीस्ट, और आई एम श्योर कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सर्व कर रहे हैं दे विल आल्सो चिप इन, कि किसी तरीके से हम लोग कम्युनिटी को डिलीवर कर सकें, कम्युनिटी को सर्व कर सकें, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग ऑफ द कम्युनिटी। और आई होप कि आप लोगों में से ये कोर्स क्लियर करने के बाद, ये कोर्स पास करने के बाद बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे जो कि इसी तरीके से डेडिकेटेडली कम्युनिटी को सर्व करेंगे, एंड दे विल बी प्रेजेंटिंग द मैसेज अलोंग। हम लोग एक एटीट्यूड में चेंज लाकर एक सोसाइटी से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी बन सकें और अपने हालात को बेहतर कर सकें, अपने मुल्क के हालात को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगा मिस्टर मोहम्मद नमान को कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स जो है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच हुमैर अहमद साहब, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे इस इनिशिएटिव में हमारे साथ खड़े रहे। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, हम समझ सकते हैं। बट जैसा कि आपने हमेशा से डेडिकेटेड रहे हैं कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, हमेशा से पेश रहें, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हम सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम आगे भी कम्युनिटी को सर्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि अब मैं इंट्रोडक्शन कराऊँगा जो हमारे बेसिकली आज के गेस्ट स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में अगर हम बात करें तो बहुत कम अरसे में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की हैं, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, लोकली इंटरनेशनली भी। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर जो कि ट्रेनर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अवैस साकी, जो कि सीईओ हैं एक्सियम कंसल्टेंट्स के। बट अगर हम बात करें इनकी तो जो है मोबाइल टीचर मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अवैस जब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और जब ये स्क्रीन पे आएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप और किस तरह से इसको आगे लेके चलना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं सिर्फ इनकी कुछ अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अवैस साकी जो हैं रोटरी क्लब से काफ़ी अर्से से मुंसलिक हैं, ना कि लोकली बट ये इंटरनेशनली भी। ये बेसिकली डायरेक्टर हैं रोट्रैक के, जो कि जोन 1B, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी तमाम कंट्रीज आ जाती हैं, और एज अ डायरेक्टर रोट्रैक जो हैं ये इस वक्त अपने फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इनकी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। HPL PSL जो अवार्ड्स था, हमारे हीरो अवार्ड्स,
ही इज़ द वन, इन्होंने पाकिस्तान का पहला HBL PSL हमारे हीरो अवार्ड्स जो है विन किया माशाल्लाह। बहुत कम उम्र में इनको सबसे पहला एक मौका मिला। फिर पंजाब यूथ आइकन अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये जीत चुके हैं माशाल्लाह। रोटेक के हवाले से जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से जो है ये अवार्ड ले चुके हैं अपनी खिदमात के हवाले से। फिर बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनके पास है 2020-2021 का। एंड बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इनको मिल चुका है पंजाब की साइड से। इसके बाद ही हैज़ अ बेस्ट एम्बेसडर अवार्ड फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। एंड इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ ही गॉट सिलेक्टेड फॉर रोटरी इंटरनेशनल असेंबली 2020-21 एट ऑरलैंडो USA के अंदर भी ये अवार्ड विन कर चुके हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं इनवाइट करूँगा अवैस साकी को कि वो आएँ और अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि जो उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल और लोकल वो हमारी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो आपसे इंस्पायर होकर आप ही की तरह एक एंटरप्रेन्योर बन सकें, ना कि लोकली बल्कि इंटरनेशनली। ओवर टू यू मिस्टर अवैस साकी। जी, थैंक यू सो मच नुमान भाई, एम आई ऑडिबल? अवैस भाई आप ऑडिबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज्वाइन किया हुआ है वर्चुअली, आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम और हैप्पी वीकेंड। और हम सारे लोग यहाँ पे जमा हैं फॉर द वीकेंड, जो कि हमारा कॉज के लिए और जिस पे आज हम बात करेंगे, जिसमें स्पेशली हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। कोशिश होगी मेरी थोड़ा टाइम लूँ आप लोगों का, हम टॉपिक पे रहें और टॉपिक पे बात करें और अपना एक्सपीरियंस भी और जो मेरी लर्निंग है अब तक की अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने सीखा है या मैंने अंडरस्टैंड किया है, उसको मैं आप लोगों को समझा सकूँ या बता सकूँ। एक दो चीज़ें आपने करनी है, हमने इस सेशन को इंटरेक्टिव रखना है, आप लोगों ने साथ इंटरेक्ट करते रहना है। जहाँ भी कोई क्वेश्चन होता है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें, उसके साथ साथ आपके पास रिएक्शन वाले जो है ना वो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, तो रिएक्ट करते हैं। साथ साथ लगेगा कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो इंगेज है और वो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए है, ना कि बस आप जो है ना एक स्कूल वाली जो क्लास होती है उसको तरीके से आप बैठे हैं, किसी ने मजबूरी से बिठा दिया, ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे हैं तो सीखने के लिए हैं, और आप यहाँ पे अगर टाइम निकाल के वॉलंटरीली आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं, लर्निंग के लिए आए हैं। तो इसलिए लोगों के माशाल्लाह जितना ज्यादा आप इंगेज रहेंगे उतना ज्यादा आप लर्निंग और आपके जो क्वेश्चन होंगे, आई एम हियर और बाकी हमारी पूरी टीम यहाँ पे है आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करने के लिए। तो बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है जी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। हम बिजनेस आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने अगर एक नया आइडिया जनरेट करना है तो कौन सी बेसिक्स हैं जिसकी बेस पे हम चलते हुए एक आइडिया की तरफ जा सकते हैं, या जो दुनिया के अंदर जिन लोगों ने सक्सेसफुल आइडियाज़ इनिशिएट किए हैं उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि वो इस टाइम पे सक्सेसफुल हैं, वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, वो दुनिया की इकॉनमीज़ को लीड कर रहे हैं, उनकी पर्सनल वेल्थ इतनी है या उनकी कंपनीज़ का टर्नओवर इतना है जितना कि कई मुल्कों से बड़ी इकॉनमी से बड़ा है उनका। सो ये ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप करके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हमेशा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे मसाइल होते हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मसाइल हैं तो उनको हल करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और तब आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे जब आप ये सोचेंगे कि इस मसले का हल निकालना है तो ऑब्वियसली तब आप में से एक एंटरप्रेन्योर निकलेगा। बात करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, और इसके लिए जी सबसे पहले जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ओके, कंपनी को छोड़ें जी, इंट्रोडक्शन पे आ जाएं जी। फाउंडर एंड CEO ऑफ एक्सियम प्राइवेट लिमिटेड, co-founder and CEO एक्सियम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर एंड CEO सुल्तान ट्रेडिंग सर्विसेज। स्टॉक मार्केट में भी जो है ना मेरा इंटरेस्ट है, उसमें भी मेरा काम है। उसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पे आई डू प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन यूनिवर्सिटीज़। पंजाब के अंदर मेरा सिंध वाली साइड पे तो भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट पंजाब के अंदर। उसके बाद कुछ अगर अवार्ड्स की बात करें तो आई गॉट द आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड एट COP28। आई वाज द वन हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ओवर देयर एट COP28, जो कि आपको आइडिया होगा कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि COP28 UAE के अंदर हुई थी, और जिसमें पूरी दुनिया से 12 यंग लीडर्स को सिलेक्ट किया गया था जिन्होंने जाके वहाँ पे टॉपिक प्रेजेंट किए थे। और उसमें से आई वाज द वन जिसने वहाँ पे जाके पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट इश्यूज के ऊपर जाके वहाँ पे टॉपिक रिप्रेजेंट किया था। तो ये मेरी सबसे बड़े ऑनर की बात थी कि वहाँ पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और पाकिस्तान के फ्लैग
के साथ में वहाँ पे गया था। उसके बाद ये HBL PSL हमारे हीरोज अवार्ड, नो आई वाज नॉट द फर्स्ट वन, थोड़ी सी करेक्शन, ये हर PSL के अंदर जो यंग लीडर्स हैं उनको दिया जाता है या जिनकी कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हैं बाय द PCB आपके मैचेस के अंदर दिया जाता है, लाइव इंटरव्यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज उनको बुला के लाइव इंटरव्यू और वहीं पे अवार्ड भी दिया जाता है। सो उसके बाद ये पंजाब यूथ आइकॉन अवार्ड, उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जेनिफर जॉन, यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड बाय गवर्नर पंजाब, अगेन स्पेशल, मैंने वो गवर्नर पंजाब से रिसीव किया, बल्कि इसलिए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ एक मैं लाइफ के अंदर करना चाह रहा था उसके अंदर अगर आपको कोई बेहतर अचीवमेंट मिलती है या बेहतर आपको सक्सेस मिलती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए स्पेशल हो जाती है। उसके अलावा जी रोटरी एक्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, और इसके साथ साथ इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपके ऊपर अवार्ड बनती है सीट के अंदर, जिससे आपके होते हैं जी। डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग opportunities, taking risk and organizing resources। मकसद ये है कि इसमें से 3 चीजें आप देखें। सबसे पहले तो ये है कि आपने होती है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही अपॉर्चुनिटी कहलाता है। अगर एक माशरे के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा है तो फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, फिर आप नई चीज क्या लेके आएंगे जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। उस परफेक्शन से पहले तक का जो सफर है ना, उसके दरमियान आपको मौका मिलता है। उसके दरमियान में आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आप फिर उसके अंदर देखते हैं कि आप इसमें क्या चिप इन कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप लेके आगे चलते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। आज हम बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप बहुत सारे डिफरेंट सिटीज से आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप शायद अपनी साइड पे नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, लेकिन उसके साथ उनका शायद सोल्यूशन भी आपके माइंड में आए। लेकिन क्या आप रेडी हैं रिस्क को लेने के लिए? उतना रिस्क, उतना करेज, उतनी कमिटमेंट, उतना हौसला, वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या आप रेडी हैं? ये वो क्वेश्चन है जो आपने अपने आप से करना है। और उसके बाद उसके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। उससे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में सिर्फ हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके रिसोर्सेज में ऑर्गेनाइज करना एक चीज़ है कि हमें पैसा हो हमारे पास तो हम उसको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नहीं, जब आप आइडिया करते हैं तो उस आइडिया को शेप अप करने के लिए, उस आइडिया को वाइबल बनाने के लिए, उस आइडिया को ग्रो करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़, आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, देन यू हैव अ बिजनेस आइडिया, और अब आप उस बिजनेस आइडिया पे चलते हुए अपना बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ को डिफरेंशिएट करता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करता है तो एक दिन वो बिजनेसमैन ही बन जाता है, बट हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता। अब लेट्स से आप एक, आपकी फैमिली बिजनेस चल रहा है, आपकी फैमिली का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिल चल रही है, एक फैक्ट्री चल रही है, और आज आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वहाँ पे जाके आप उस कुर्सी पे बैठ गए और वो चला रहे हैं, तो मैं आपको एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकता। यू आर गुड बिजनेसमैन, आप उसको बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। जब तक आपने उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं लेके आए, कोई आपने नई चीज नहीं की उसके अंदर, आपने उसको चलाने का तरीकेकार नहीं बदला, डिफरेंट चीज नहीं की, तो आप बिजनेसमैन है, आप एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी नए आइडिया के साथ आता है, नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है, एक नई चीज को बनाता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पीटर ड्रकर ने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नेदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज अ प्रैक्टिस। देखिए, ना तो ये कोई साइंस है और ना ही ये आर्ट है, ये एक प्रैक्टिस है, ये आपका एटीट्यूड है, ये वो प्रैक्टिस है जिसको जब आप अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने माइंडसेट का हिस्सा बना लेते हैं और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप फिर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। और एंटरप्रेन्योर के लिए कोई एज नहीं होती। हमारा एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, माइंडसेट है हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि यार जो 18 से 24 साल के अंदर कोई बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, दे आर द एंटरप्रेन्योर। यार एंटरप्रेन्योर यंग ही होते हैं। आप चाहे 50 साल के अंदर एंटरप्रेन्योर बन जाए, 60 साल के अंदर बन जाए, 45 साल के अंदर बन जाए, दुनिया की आप किताबें खोल के देखिए, हजारों मिसालों से ये भरी पड़ी हैं कि आपने 40 साल के अंदर उसने स्टार्टअप किया, उसने 55 साल के अंदर स्टार्टअप किया, उसने 60 साल के अंदर स्टार्टअप करके 70 साल में उसने सक्सेस हासिल की।
सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई आपकी एज लिमिट नहीं है जो आप सोचें कि मैं यार इस एज में हूं तो मैं ये कर सकता हूं वरना नहीं कर सकता, या मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो एंटरप्रेन्योर की जो ये जो कुछ मिथ्स होती है ना, जो हमारी हमने अपने माइंड में बिठाई होती है, सुनी होती है, या हमारी सोसाइटी में चल रही होती है, उससे निकल के हमने बेसिक्स को देखना है। और जब बेसिक्स को देखेंगे तो चाहे आप 50 साल के अंदर है या 25 साल के अंदर है, यू कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर। डेफिनेशन होगी आगे, हम आगे मूव करते हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखें, अगर सब कुछ ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, तो फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत क्या है, यानी कि आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आपने एंटरप्रेन्योर तब बनना है व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। जब आपके इर्द गिर्द प्रॉब्लम है, आप उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आप उसके अंदर फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, या एक फैसिलिटी चल रही है उसको आप फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको और उससे नेक्स्ट एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। लेट्स से जिस तरह एक मोबाइल की हम बात करते हैं, जब मोबाइल इजाद हुआ तो इसका सबसे बेसिक पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस ये था कि जो है वो उसे कहते हैं आपकी कॉल हो जाए या बात हो जाए। फिर विद द टाइम, विद एवरी ईयर, इसके अंदर कितनी इनोवेशंस आती गई, कितनी चीजें आती गई, और आज आप मतलब डिफरेंट सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं और आज हम लोग कनेक्ट हैं और ऐसे लग रहा है कि शायद हम सामने बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीजें विद द टाइम आती गई, कल आप इससे एक चीज इनोवेट करते हैं, कोई चीज लेके आते हैं, तो यू आर द एंटरप्रेन्योर। आप एक इससे फर्दर आपने क्वालिटी एडिशन कर दी इसके अंदर। सो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सोल्यूशन। जब उस सोल्यूशन, प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक का सफर और उस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करने का, उसको अवेल करके उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने का सफर आपको बेसिकली एंटरप्रेन्योर बना देता है। सो द सेकंड पर्पस क्या होता है कि आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, तो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेट्स से आज मैं अगर ये सोचूं ना कि मुझे बिल गेट्स से ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे बिल गेट्स से ज्यादा अमीर बनना है, ठीक है ना, तो दिस इज नॉट द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। दिस इज द माइंडसेट जो एक बिजनेसमैन का हो सकता है। आज मैं ये सोच रहा हूँ, कल आएगा कोई और, वो ये सोचेगा कि मुझे उससे ज्यादा पैसा कमाना है। एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट कैसा होगा, या एज बीइंग एंटरप्रेन्योर आप कैसा सोचोगे? आप ये सोचोगे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा प्रोडक्ट लेके आना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से अच्छी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और उससे ज्यादा मैंने जो है वो लोगों को फैसिलिटीज देनी है, या उसकी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है। मुझे टेस्ला से अच्छी वैल्यूएबल कंपनी बनानी है, मुझे वैल्यूज को क्रिएट करना है, मुझे फूड पांडा से ज्यादा आसान और लोगों के लिए ज्यादा वायबल प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, मुझे क्रीम, बाइकिया, ये येंगो वगैरह से कुछ और बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, जिससे लोगों को और फैसिलिटी हो और टेक्नोलॉजी। मेरे बात करने का मकसद ये कि व्हेन यू आर द एंटरप्रेन्योर, आप हमेशा बात करेंगे वैल्यू क्रिएट करने की। जब आप वैल्यू क्रिएट करने की बात करेंगे, ये चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी। व्हेन यू आर द बिजनेसमैन, जब प्योरली बिजनेसमैन की हम बात करते हैं, तो वो ये बात करेगा कि मुझे बिल गेट्स से ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे फूड पांडा से ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे बाइकिया से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जो टर्नओवर है उससे ज्यादा टर्नओवर कमाना है। उसका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि वो क्रिएट वैल्यू क्रिएशन कितनी कर रहा है, ये उसके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेसमैन। हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उस और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है, और हमने उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करनी है। और उसके बाद जो लास्ट चीज आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे उनके सॉल्यूशंस हैं। जब हम एग्जीक्यूशन नहीं ठीक कर पाते, तो हम इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। हमें एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है। इन 3 वर्ड्स को आप अपने पास नोट कर लें, आप अपने पास लिख लें, आप अपने माइंड में बिठा लें, आप अपने एटीट्यूड का हिस्सा बना लें। बिलीव मी, यू विल बिकम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कि आपने जो चीज आपने सोचनी है, वो इन 3 वर्ड्स के आपके जो है ना, इसके इर्द गिर्द जो घूम रही हो, कि आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपने वैल्यू क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सो दिस इज द प्योर पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद जब आप इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, एक चीज को अंडरस्टैंड करें, आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, आपने वैल्यू भी क्रिएट कर दी, और नाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी टुवर्ड्स द गेटिंग अ गुड मनी। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीजें करने के बाद आपके पास पैसा नहीं आएगा या आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप ये 3 चीजों को, 3 बेसिक्स को फॉलो करके जब आप
पॉइंट्स पे आप चल रहे होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप फिर वो पैसा भी कमा रहे होते हैं और फिर वो आपके लिए वो सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो फाइनेंशियली टर्म्स के अंदर हम कह सकते हैं वो सारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही होती हैं। ओके जी, एंटरप्रेन्योरशिप की एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इफ यू आर थिंकिंग टू बी अ एंटरप्रेन्योर और अगर आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इट्स मीन कि यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो आप उसको अपने अंदर डेवलप करें। कुछ लोग बॉर्न लीडर होते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस करके, काम करके, अपने अंदर अपने आप को चेंज करके, अपने आप को ग्रो करके लीडर बनते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है ना वो बॉर्न लीडर पैदा नहीं हुए तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। आप अपने अंदर अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपने अंदर अपने एटीट्यूड के अंदर वो चेंजेस लेके आते हैं और फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मैं अगेन स्टार्ट में जैसे मैंने बात की, मैं दोबारा उसी चीज को रिपीट करूंगा कि आपका एटीट्यूड मैटर करता है। व्हाट इज योर एटीट्यूड और उसको आप कैसे लेते हैं, आपका माइंडसेट क्या है। आप जॉब कर रहे हैं बट आपका एटीट्यूड एंटरप्रेन्योर वाला है तो एक दिन आप उस जॉब के सर्कल से निकल के एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अगर आपने अपना एटीट्यूड बना लिया है, बेशक आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका एटीट्यूड ही एंटरप्रेन्योर वाला नहीं है तो आप सारी उम्र फ्री भी गुजार देंगे तो आप एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकते। देखिए, आप ये समझे ना कि हमने रिस्क के लिए कमाना है या ये जो रोटी है उसके लिए कमाना है। ये रिस्क का वादा तो हमसे अल्लाह ने कर दिया है। ये रिस्क तो हमें मिलेगा, जो हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में, वो हमें मिल जाएगा, चाहे हालात अच्छे आए बुरे आए, अप आए डाउन आए, जैसे भी है रिस्क हमें मिलता रहेगा। आपके एंटरप्रेन्योर बनने का जो जर्नी है, अगेन जब आप क्रिएटिंग वैल्यू पे फोकस करते हैं, जब आप क्रिएट इम्पैक्ट पे फोकस करते हैं, तो दैट इज द जर्नी जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है। और उसके लिए आपको एक वैसा ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड चाहिए होता है, वैसा ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है। सो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटरप्रेन्योर आपको अच्छा बना सकती हैं। विजनरी थिंकिंग। देखिए, विजन होना चाहिए सबसे पहले कि आप अगर कुछ करने जा रहे हैं तो वो कितना जो है ना वो रिलायबल है, कितना लायबल है और कितना उसका इम्पैक्ट आएगा और उसके लिए आपका विजन क्या है। अब विजनरी थिंकिंग में बात करूं, अगर हम एलॉन मस्क की बात करें कि उसने जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी का जो आइडिया उसने टेस्ला के थ्रू लेके आया। और ये उसका विजन था ना कि दुनिया जब है पहले कोयले से टू फ्यूल आई, पेट्रोल आई, पेट्रोल से आगे चलते हुए एनर्जी सोर्स जो है वो अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहा है। तो उसने एक सस्टेनेबल एनर्जी अपने टेस्ला के थ्रू उसने इसको इनिशिएट किया और उसने वो पूरी दुनिया के अंदर उस चीज को उसने आप ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया और बढ़ाया और लोगों तक पहुंचाया। ये एक विजन था। अब आप ये सोचें कि यार यू वांट टू बिकम द एंटरप्रेन्योर। आज आप दोबारा से एक, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसा प्लांट लगाते हैं जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी दोबारा से आप कोल को ले आते हैं, कोयले को ले आते हैं, जो कि आपका एनवायरनमेंट भी खराब कर रहा है, जिसके साइड पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड इफेक्ट सारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका विजन लॉन्ग टर्म है ही नहीं। आप बस शॉर्ट टर्म के अंदर उस चीज को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और उस एग्जीक्यूट करने के बाद उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसका ओवरऑल आने वाले 5-10 साल के अंदर उसका फ्यूचर है या नहीं है, उस बिजनेस का, उस आइडिया का, उसका आपने लॉन्ग टर्म विजन बनाया ही नहीं। आपने सिर्फ आज के बारे में सोचा। सो विजन ब्रॉड करना पड़ेगा, विजनरी थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी कि जो चीज आप करने जा रहे हैं इसका आने वाले सालों के अंदर क्या आएगा, ना सिर्फ आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर। उसके बाद ही आप हारते हैं जीतते हैं, हारते हैं जीतते हैं। आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप कभी आपके बहुत अच्छे होते हैं, कभी आपके बहुत खराब होते हैं, आपकी चीजें अच्छी होती हैं, आपकी खराब होती हैं। आप रिस्क लेते हैं और आप उससे स्टिक रहते हैं, आप रिजिलियंट रहते हैं और आप अपने चीजों के साथ स्टिक रहते हैं। सारों ने एग्जाम्पल सुनी, मैंने सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसलिए लिखी है आप लोगों के लिए। ये अल्फाज, ये चीजें, ये लाइन आपने सारों ने सुनी हुई है। सारा दिन सोशल मीडिया पे इधर उधर ये वर्ड्स आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 दफा उसने बल्ब इजाद करने से पहले कोशिश की और वो फेल हुआ। अगर वो यही सोच के एक फेलियर के बाद, 2 फेलियर के बाद या 10 फेलियर के बाद रुक जाता कि ये काम मैं कर नहीं सकता, ये काम हो नहीं सकता,
या जो है ना वो अपने फेलियर से डीमोटिवेट हो जाता या वो हार मान जाता, तो फिर ये याद ना होता। आपको पहला तो रिस्क टेकिंग भी करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आके रिस्क नहीं होगा तो गेन नहीं होगा। व्हेन यू आर टेकिंग रिस्क, जितना बड़ा रिस्क है ऑब्वियसली उतना बड़ा गेन है। अब उनको कैलकुलेट कैसे करना है, उस पर कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसकी हम आगे चल के बात करते हैं। और आज वो आप लोग ही अपने माइंड में सोचेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी आप रिस्क कैलकुलेशन करके आगे चलते हैं। सो रिस्क टेकिंग एंड रिजिलियंस के आपने रिस्क टेकिंग तो करनी ही करनी, लेकिन फिर आपने जो आपका विजन आपने बना लिया है उसके साथ आपने स्टिक हो जाना है, उसके साथ आपने कनेक्ट हो जाना है। और जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे और फिर उस पर आप रिजिलियंट हो जाएंगे और आप उसको बिल्कुल मजबूती से पकड़ लेंगे, तो फिर आप एक न एक दिन उसकी जरूर सक्सेस हासिल कर लेंगे। द थर्ड थिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखें, एक चीज को माइंड में रखें, जिस तरह मैंने पहले, अगेन ये चीजें सारी इंटरलिंक्ड है आपस में, पहले भी हमने बात की कि कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, तो आपने अब उसे सिर्फ एक क्या किया है, उससे आपने एक बिजनेस बनाया है। आपने एक एक जाके यहाँ पे आज 50 लाख रुपया लें, आप जाके एक मार्ट बना लें, आप एक शॉप बना लें, 5 करोड़ रुपया लें, आप जाके एक बैंक खड़ा कर लें, जो सेम सर्कल है वो उसी तरीके से जो बाकी बैंक्स काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से आप जाके करते हैं। आप जाके ये आपको बिजनेसमैन बना रही हैं, आप इससे बिजनेसमैन बन जाते हैं। बट ऐसी चीज जो एक आइडिया, कोई इनोवेशन लेके आते हैं, कोई नई चीज लेके आते हैं, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। अब आप सर्विस इंडस्ट्री को उठा के देख लें, अपनी फिनटेक एग्जांपल उठा के देख लें। अब आज से कुछ साल पहले किसी ने सोचा था कि यार इस तरीके से भी होगा कि फूड पांडा आपको घरों में आके आपको खाना दे के जाएगा। अब फूड पांडा पे देखिए आप, उस एक आइडिया की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, उस आइडिया की हम एग्जीक्यूशन पे और बाकी सारी चीजों पे भी बात कर सकते हैं। बट एक चीज कि उस फूड पांडा के साथ जितने लोग कनेक्टेड है सब फायदे में है, ठीक है। सबसे पहला आपका वो होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला जो खाना दे रहा है, उसका क्या बच रहा है, उसका वो एक्सपेंस बच रहा है जो डाइन इन के अंदर उसने मैनेजमेंट करके लोगों को, डाइन इन के अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी के, उसने जगह के, हर चीज के बिल्स एंड रेंट्स पे करने हैं, फिर उसने इतना बड़ा स्टाफ रखना है उन लोगों को मैनेज करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, उसके वो पैसे बच रहे हैं। वो जो अपना कुछ परसेंटेज फूड पांडा को एज सर्विस फी दे रहा है, तो ये वो किसके बदले में दे रहा है, ये उस बदले में दे रहा है जो उसका डाइन इन के एक्सपेंसेस बच रहे हैं। अब अगला उससे कौन कलेक्ट कर रहा है, उससे एक राइडर कलेक्ट कर रहा है। और राइडर क्या ले रहा है, राइडर के लिए जॉब्स क्रिएशन हुई है, राइडर अपना वहां से पैसा बना रहा है, राइडर को पैसा मिल रहा है वहां पे, वो जॉब से भी ले रहा है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी आपको पता है कि साथ साथ जो जो चीजें उसकी कनेक्टिविटी में आती हैं। थर्ड पर्सन आपका कंज्यूमर आ गया, जो आप बैठे हैं, आपने ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया है। अब मुझे फूड पांडा उस टाइम पे सूट करता है और मेरी आसानी है तो मैं फूड पांडा पे गया हूँ। अगर मैं फिजिकली जाके वो चीज कर सकता हूँ तो मैं ऑब्वियसली वो करता हूँ, हम करते हैं, हमारी नेचर यही है कि हमने फिजिकली जाके कर सकते हैं तो कर लेंगे। अगर हम बाहर से शाम को ऑफिस से कहीं घर आ रहे हैं और हमने कुछ खाने को लेना है तो हम क्या करते हैं, ड्राइव थ्रू कर लेते हैं, हम ले आते हैं घर। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि मैं जाना नहीं चाह रहा, मैंने अपना कंफर्ट देखा पहली चीज, दूसरा मैंने कैलकुलेशन की कि अगर यार मैं अभी गाड़ी निकाल के जाता हूँ, मैंने फ्यूलिंग देखी, फ्यूलिंग में मैंने इतना फ्यूल लगा देना है, तो उससे पीछे मुझे 50 रुपए या 70 रुपए या 80 रुपए फूड पांडा को सर्विस फीस देनी पड़ जाती है, तो आई हैव नो इशू, मैं उस लिए फूड पांडा यूज कर रहा हूँ। तो इसमें तीन आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, द राइडर, द रेस्टोरेंट एंड द पर्सन जो ऑर्डर कर रहा है, इन तीनों का अपना अपना कंफर्ट है, इन तीनों के अपने अपने गेन्स हैं, और इन तीनों ने उन गेन्स के बदले में एक अपना थोड़ा थोड़ा शेयर सर्विस फी की सूरत में आपने फूड पांडा को दे दिया। अब फूड पांडा क्या कर रहा है, फूड पांडा जिसका ये एक आइडिया था और उस आइडिया की बेस पे सिर्फ उसने एक एप्लीकेशन बना के उस सर्विस इंडस्ट्री में आया, उसकी मार्केटिंग की, लोगों को कनेक्ट किया, उस आइडिया को उसने वाइबल बनाया, वाइबल बनाने के बाद उसने पहले दिन से उसकी स्केलेबिलिटी माइंड में सोच के रखी होगी, वो सारी चीजों को देखते हुए उसने इस टाइम पे उसके वो पैसे जो है वो अकाउंट में गिर रहे हैं, वो अपनी उसकी कंपनी के वो इनकम बन रही है। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने इम्पैक्ट तो क्रिएट किया ही किया, इनोवेशन तो उसने की ही की, साथ लोगों को सर्विसेज दे रहा है, साथ लोगों को कंफर्ट दे रहा है, लोगों के लिए आसानियां लेके आ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ आइडियाज जो आपके आते हैं किसके अंदर, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, क्रीम की, बाइकिया वगैरह की, ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर आती हैं कि आपकी ये चीजें जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स के लिए आपकी विन विन पोजीशन है। तो दीज आर द
कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती हैं, जब आप अपने माइंड के अंदर, जब आपका विजन ब्रॉड होता है, जब आप रिस्क ले सकते हैं, फिर आप रेजिलिएंट रह सकते हैं, और फिर आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे काम करते हैं। उसके बाद ही लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी। देखिए, लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर तो बनना है बॉस, तो यू कांट बी एंटरप्रेन्योर। अगर तो आपने बनना है लीडर, अगर आपने बनना है टीम लीड, टीम को चिल्लाने वाला, अपनी टीम को साथ लेके चलने वाला, तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप सफर सक्सेसफुली कर सकते हैं। व्हेन यू आर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर, यू आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने ज्यादा। आपने क्या करना होता है, आपने टीम लीडर बन के, आपने उनका लीडर बन के उनके साथ बैठ के हर किसी के स्टेक को कनेक्ट करके आपकी टीम को लगे कि ये आपका काम है, ये उनका अपना जाती काम है, और उसके जो है वो उसके सिनेरियो के अंदर सॉरी उस सिनेरियो के अंदर वो जो है वो काम करें और उसको ऑन करें। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि उसको ये उसकी टीम के हर फर्द को लगे कि इसके लिए मैंने अपनी एफर्ट्स पुट करनी है, ना कि उसको ये लगे कि शाम को आज मैंने 10 घंटे 9 घंटे पूरे करने हैं, 8 घंटे पूरे करने हैं, और शाम को सैलरी जेब में डालनी है और लेके चले जाना है। सो ये वो चीज़ नहीं आती है उसके अंदर। आपने एक अच्छा लीडर बनना है, और आप कितना ज़्यादा चीज़ों को लेके अडॉप्टेबल हैं, आप कितना ज़्यादा चीज़ों को लर्न करते हैं, आप कितना ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं विद द टाइम, आप कितना ज़्यादा अपनी फेलियर से सीखते हैं, कितना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जाते हुए, अगर एक सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली 100 चीज़ें करने के बाद आपने सक्सेस हासिल की है, तो मतलब ये नहीं कि 100 की 100 आपने ठीक की है, कुछ 10 15 20 गलत की होंगी। उन 10 15 20 गलत से आप क्या सीखते हैं, और उस सक्सेस से क्या सीखते हैं, उस फेलियर से क्या सीखते हैं, और उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना देती है। सो पर्सनल वैल्यूज, पैशन एंड स्ट्रेंथ, ये चीजें अगेन एंटरप्रेन्योर को जो चीज होती है ना, एंटरप्रेन्योर बनाती है, वो उसका इंटरेस्ट बनाता है। अब मेरा इंटरेस्ट आईटी के अंदर बिल्कुल एंटरप्रेन्योर भी बनना है, मैंने ऐसी कोई कंपनी ला के खड़ी करनी है जो कि टोटली आईटी बेस्ड होगी। क्या मैं कर पाऊंगा? मेरा नहीं ख्याल में कर पाऊंगा, शायद बहुत रेयर चांसेस होंगे अगर मैं उसको सक्सेसफुली चला पाता हूं तो। मेरा शौक गेमिंग का है, तो मैं गेमिंग के अंदर ही सक्सेसफुली कुछ ऐसी चीज लॉन्च कर पाऊंगा जो जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी, जो वैल्यू लेके आएगी। अगर आपका शौक किसी सर्विस इंडस्ट्री में आने का है, तो आप सर्विस इंडस्ट्री काइंड ऑफ उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपका मेडिकल के अंदर इंटरेस्ट है, ये आपका एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है, और जब उससे वो ड्रिवन होता है तो फिर अगेन वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। रीजन कि वो जो काम कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए कर रहा है, वो अपनी जो चीज़ें या मामला चला रहा है उसके इंटरेस्ट के रहते हैं। अगर वो अपने इंटरेस्ट से बाहर जाके करेगा तो ऑब्वियसली हम जॉब, बहुत सारे लोग अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन उनकी किसी और फील्ड में होती है, और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होता है कि यार अभी फिलहाल कोई तो जॉब करें। अब जो फिलहाल कोई तो जॉब है वो टोटली ऑपोजिट जाके कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तो कॉल सेंटर का पाकिस्तान में बहुत रिवाज है, मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन करने वाले लोग, वो जी कॉल्स क्या पसंद है, कम्युनिकेशन, जो जो अपनी सेल्स पे बिलीव करता है, जो अपनी मार्केटिंग पे बिलीव करता है, वो तो बैठा हो अगर कॉलिंग सेंटर के अंदर तो वो इंटरेस्ट से करेगा, वो इंजॉय करेगा उस चीज को। एक बंदा जिसका काम है एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखता है, जो बंदा फाइनेंस से ताल्लुक रखता है, वो इसलिए कि उसे कोई और जॉब नहीं मिल रही और वो जॉब कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो टाइम पास कर रहा होगा। सेम इसी तरीके से व्हेन यू आर इन द बिजनेस फील्ड, व्हेन यू आर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर, तो आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए आप क्या आइडियाज कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, क्या मामला चला सकते हैं आप, उसके अंदर क्या नई चीज लेके आ सकते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए करेंगे। और इसके अंदर आपका जो पैशन है ऑब्वियसली उसी का रोल है कि जिस तरफ आपका पैशन होगा उस फील्ड में आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो यू विल बिकम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। स्ट्रेंथ और चैलेंजेस क्या है, इसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने की, जो स्ट्रेंथ क्या आती है इसके अंदर, ऑब्वियसली सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो चीजें जो आपके अंदर सबसे बड़ी आती हैं कि यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस। मैं आप सारों को कहता हूँ, आज जितने दोस्त हैं ना, ये बड़ी आपको नॉन प्रैक्टिकल सी मुझे मेरी बात लगेगी, बट मैं कहता हूँ आपको कि आप जाएं, ऐसा करें। अगर आप स्टडीज में हैं, जैसे ही निकलते हैं ना, आपने जॉब करनी है, जो भी चीजें करनी है वो साथ करें। एक तो एटीट्यूड अपने अंदर अभी से लेके आए,
और उसके बाद आप जाके अपनी कोई कंपनी जिसमें आपको लगता है कि यार इस फील्ड के अंदर आप करना चाहते हो, उस फील्ड के अंदर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लें, ठीक है। बिकम द CEO ऑफ दैट कंपनी, बिकम द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, बिकम द फाउंडर ऑफ दैट आइडिया, ठीक है। जब वो आप उस आइडिया के फाउंडर बन जाएंगे तो बिलीव मी, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ बिलीफ आएगा, जब सिर्फ आप ये कहोगे कि यार ये मेरा बेबी है, इसको मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरी बेबी थॉट है, इस आइडिया को मैंने स्टार्ट किया, इस कंपनी का नाम मैंने रखा है, इस कंपनी का नाम मैंने सोचा है, इस कंपनी को इनिशिएट मैंने किया है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन आएगी कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। आपका आइडिया है ना, आपका बेबी है, आपका बेबी थॉट है, तो आपने इस पे काम करना है, ताकि इसको ग्रो करना है आपने, ये आप करेंगे। जब तक आप वो पहला स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप पे नहीं जा सकते। उसके बाद जी हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं आप, फिर कम्युनिकेशन आप बेहतर करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होती है, और आपके चैलेंजेस क्या हैं कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है स्टार्ट के अंदर, और उसके अलावा आपकी फंडिंग वगैरह एक्वायर करना व्हेन यू आर द इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और आप कहते हैं कि आपको इनिशियल फंडिंग चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा शायद आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं करनी है। आगे चलते हैं जी, एक्सप्लोरिंग न्यू वैल्यूज़। आप ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग और बिजनेस डायरेक्शन के अंदर आप नए आइडियाज़ लेके आते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और आप बिजनेस डायरेक्शन के लिए आप नई नई गाइडलाइंस, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपके लिए वो और बेहतर होता है, वो आपकी स्ट्रेंथ बनते जाते हैं और आपकी लर्निंग उससे होती जाती है। हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, क्योंकि मेरे लगता है मुझे सेशन का टाइम भी मेरा कंप्लीट जो है मैं शॉर्ट करूंगा, बट एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपसे डिस्कस कर लूँ। 4 C's ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज़ों को आप सीख लें, लर्न कर लें, लिख लें अपने पास। इन 4 C पे जब आप काम कर लेंगे तो यू विल बिकम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। द फर्स्ट C इज द क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या? क्यूरियोसिटी ये कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इससे बेहतर कैसे हो सकता है, ये जो क्यों की चीज है ना आपके अंदर, ये प्रॉब्लम है, उसको उस प्रॉब्लम को लेके जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। दूसरा सी है क्रिएटिविटी, कि हम इसको इससे बेहतर क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बेहतर आइडिया कैसे लेके आ सकते हैं। द थर्ड सी इज द कमिटमेंट। जब आपने क्यूरियोसिटी हो गई, आपने क्यों कर लिया, फिर उससे आपने सोल्यूशन क्या निकालना है, क्रिएटिविटी क्या आपकी, आपने वो कर लिया, उसके बाद आपकी कमिटमेंट है कि आपने उस आइडिया के साथ आपकी कमिटमेंट एंड करेज कितना है, उसके अगर वो आप कमिटमेंट उसके ऊपर पूरी रखते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उसके अंदर सक्सेस हासिल करते हैं। द फोर्थ वन इज द कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग, अपने हर फेलियर से सीखेंगे, उस फेलियर से सीखते हुए, उस लर्निंग लेते हुए जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। सो जस्ट दिस इज एक्टिविटी, शॉर्ट एक्टिविटी। जो लोग अपने बैठे हैं वहाँ पे सेशन में या घरों में, इफ यू हैव द पेपर एंड पेन, मैं सिर्फ डिटेल बात हो सकती थी, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इसको शॉर्ट आपको बताऊंगा। इन 10 सवालों के 10 पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब आपने ढूंढना है, और जब इन 10 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल हैव द बिजनेस आइडिया, ठीक है। और उस बिजनेस आइडिया को मजीद आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये फिर हम अगर मजीद किसी सेशन में मौका मिला या आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट मैक्सिमम लोगों के पास है, मैं ग्रुप का भी हिस्सा हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। हम किसी और सेशन के अंदर भी ये बात कर पाएंगे। सो इस 10 पॉइंट्स को आप अपने पास नोट डाउन करें और उनको हम लेके आप उस इन 10 पॉइंट्स की बेसिस पे अपने नए आइडिया पे आप काम कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, लिखें जी अपने पास, मैं सिर्फ बोलूंगा, आपने नोट डाउन करना है। और द फर्स्ट वन इज कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। योर फर्स्ट थॉट इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि आपके इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। द सेकेंड वन इज नो योर टारगेट ऑडियंस। अब आप किसी सिंध के या साउथ पंजाब के गांव में बैठ के लुई विटॉन नहीं बेच सकते, आप वहाँ पे गुची नहीं बेच सकते, आप वहाँ पे खाड़ी नहीं बेच सकते, तो आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर खाड़ी बेच रहा है तो खाड़ी की ये 26 करोड़ है कि मेरी ये 2 से 3 4 करोड़ ऑडियंस है, ये मेरे एक भाई रेडी वाला खड़ा है, कुछ चीज बेच रहा है, या आपके हमारे पंजाब में अनारकली बाजार बड़ा मशहूर है, यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर जो है ना वो ये जो हमारे 8 बाजार हैं
assess market trends. मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करें कि मार्केट के ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, मार्केट के अंदर इसके ऊपर और क्या काम हो रहा है, या मार्केट इसके बारे में क्या कर रही है। अब आप एक चीज, एक बिजनेस ले सोच के बैठ जाएं जो आज से 25-30 साल पहले मार्केट उन बेसिक्स पे काम कर रही थी, तो आज फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज आपने मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए लेके चलना है। द फोर्थ पॉइंट इज वैलिडेट द आइडिया। आइडिया कैसे वैलिडेट होता है? जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप इंटरव्यू करते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। आपने सोच लिया आपने ये काम करना है, आपने टेबल में बैठ के ये सारी चीजें बना ली। अब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं, मार्केट विजिट करते हैं। वहां से जाके जब आप फीडबैक लेते हैं तो उससे आपका आइडिया जो है वो वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद ये कंसीडर योर पैशन एंड एक्सपर्टीज। अगेन, अब आइडिया का जो सोल्यूशन है वो क्या है? आप अगर उसके एक्सपर्टीज और हम पैशन की बात कर रहे हैं तो आपके पैशन के साथ वो लिंक्ड करना चाहिए जो उसका सोल्यूशन है। आपकी एक्सपर्टीज वही ना उस चीज के अंदर, जैसे मैंने पहले बात की कि आईटी के अंदर मेरी एक्सपर्टीज ही ना और मैं आईटी का एक आइडिया लेके उस पर काम कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 6 पॉइंट इज इवेल्युएट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जब आप पहले दिन से देख लेंगे तो आप विद टाइम उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये पहले दिन से आपने उसके अंदर सोच के रखना है। फूड पांडा पहले सबसे पहले फास्ट फूड डिलीवर करने से स्टार्ट हुआ था, आज घरों के अंदर उसने एक्सपेंड कर दिया। ग्रोसरी उसने अपने अंदर ऐड कर ली, ग्रोसरी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, वेजिटेबल्स वहां से, फ्रूट्स वहां से। तो ये स्केलेबिलिटी है जो विद द टाइम उसने ऑफर करता गया है। उसके बाद जी एनालाइज कंपटीशन। अपने कंपटीशन को समझें कि आप अगर इस आइडिया पे काम कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन कौन कौन हो सकता है। द 9th पॉइंट, टेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि आप इसका टेस्टिंग भी जरूर है कि आप लॉन्ग टर्म ये कितना सस्टेनेबल कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। जब आप ये 9 पॉइंट्स पे काम कर लेंगे तो अब आपका ग्रोथ का माइंडसेट होगा कि अब इस आइडिया को आपने टूवर्ड्स बिजनेस कैसे कन्वर्ट करना है और इससे आपने फिर आगे फ्यूचर में बिजनेस कैसे जनरेट करना है। इन 10 आइडियाज पे काम करना शुरू कर देंगे, 10 चीज पॉइंट्स के जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको इसका जी आंसर मिल जाएगा। आपके पास एक नया आइडिया आ जाएगा। जब आपके पास एक रॉ आइडिया आएगा तो उससे फर्दर डिस्कशन के बाद उसको हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन, इसको हम स्किप करते हैं और क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। जी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके जी, नुमान भाई मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है ऑडियंस का। ओवर टू यू एंड द सेशन इज कंक्लूडेड फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया फॉर द सेशन, और उसके साथ साथ पूरी फाइनेंशियल एक्यूमेंट की टीम का जो ऑब्वियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इस आइडिया के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देने के ऊपर, लोगों की जो है ना वो एजुकेट करने के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। तो आप सबका भी शुक्रिया और होप्स हो कि ये हम सबका एक जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा विजन है, ये इस पे हमें सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। ओवर टू यू नुमान भाई। जी अवेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट एंड वंडरफुल सेशन माशाल्लाह। मैं यहाँ पे ऑडियंस जो हमारी पार्टिसिपेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अगर उनके क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से वो अपने क्वेश्चंस कर लें ताकि हम अपना सेशन वाइंड अप कर सकें प्लीज़। हाफसा निम्रा ने हैंड रेज किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस हाफसा निम्रा अयूब कि आप अपना सवाल कर लें अपना माइक अनम्यूट करके। Any question, Miss Hafsa Nimra? Okay, no sir. Any other question from any participant? अगर नहीं है तो फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। Please raise your hands. I think जी मैसेज बॉक्स में आप कर दें, मैसेज बॉक्स। जी मैसेज बॉक्स ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हैं। एनीवन? अवेश भाई, आई थिंक आपने इतना जबरदस्त सेशन किया है कि देयर इज नो क्वेश्चन बिहाइंड, तो थैंक यू सो मच फॉर योर। जी मैसेज बॉक्स
ऑप्शन है, आप नो एनीवन सेशन एंड अच्छा जी। अच्छा सर, एक सवाल आ गया आपके लिए। बेसिकली व्हाट डज मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें। जी ऑडिबल? ओके, यस यस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जिस तरह हमने स्टार्ट से बात की है कि एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि आप एक प्रॉब्लम को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं और उस सॉल्यूशन को देख के फिर आप उसके ऊपर आप काम करते हैं और उसको फिर आप कमिटमेंट के साथ आप उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताई थी, यही बेसिकली आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं अगर वापस उस स्लाइड पे अपने जा सकूं आपके लिए, ताकि ओके जी, प्रॉब्लम सबसे पहले आपने सॉल्व करनी है, आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और इम्पैक्ट उससे आप क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो यही एंटरप्रेन्योरशिप है। इस प्रैक्टिस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे और अगर जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ रेज किया है साथ मंजूर ने, प्लीज आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक है जी सर, आप जी जी सर। वैसे इतना ही, मैंने आपका सेशन अटेंड थोड़ा सा हो गया, से मैंने सेशन भी अटेंड किया। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फ्रॉम पाकिस्तान एंड यूके एंड आई एम आल्सो अ लॉयर एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्रेटरी। तो बेसिकली मुझे आपका सेशन बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई इसमें। लेकिन जो आपने एंड में हमें एक 10 आइडियाज़ दिए कि जी अगर आप इन 10 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लें और इन आइडियाज़ को एबोरेट कर लें तो आप एट द एंड यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर। देखिए हमारी जो ऑडियंस है ना यहाँ पे, ये सारे फाइनेंशियली या बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आए जिनको फाइनेंशियल चीज़ों का इतना पता हो। तो आई वांट यू कि आप उन आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उन आइडियाज़ को रेज करने के लिए कोई गाइडलाइन बताएं कि अगर मुझे ये आइडिया सोचना है तो मुझे इस आइडिया के लिए ये 4 से 5 चीज़ें माइंड में लाने की जरूरत है। आइडिया नंबर 2 सोचना है तो मुझे इन 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, फिर इससे ज़रा नोट डाउन टू आइडिया नंबर 10 तक, ताकि इन लोगों को पता लग सके अब हर बंदा तो लेवल के क्वेश्चन पर जाके नहीं सोच सकता। तो मेरा तो ये कि इसके ऊपर एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए कि आपको इस आइडिया के लिए इन चीज़ों पर फोकस करना है। जी थैंक यू साद भाई, यू हैड अ वंडरफुल क्वेश्चन और आपने अपना बैकग्राउंड भी बताया, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सारे लोग फाइनेंस से नहीं है। जो मैंने 10 पॉइंट्स भी बताए ना, तो आप अगर इनको देखें तो ये यहीं से स्टार्ट होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो मुझे प्रॉब्लम नजर ना आ रही है, वो मेरी सोसाइटी में या मेरे हिस्से में वो प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके ऊपर हम आइडिया, फिर उसके बहुत ब्रॉडर हैं कि हम इस पे एक पॉइंट के ऊपर हम पूरा एक सेशन कर सकते हैं। उस टाइम को लिमिटेड रखते हुए हम इसके ऊपर किया है। अगर मैं वापस से दूंगा कि अगर ये हमारी ऑडियंस में सारी इंटरेस्टेड हो तो इस चीज के ऊपर स्पेशल किस्म को कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसपे हम 1 बाय 1 डिस्कस करें और स्पेसिफिकली जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहें वो उस सेशन का हिस्सा बने। तो ये 10 पॉइंट्स जिस तरह साथ ने भी बात की कि इस पे 2-2, 3-3, 4-4 एग्जांपल्स के साथ अगर बात की जाए, 4-4 आइडियाज़ पे बात की जाए तो इसको हम इलेबोरेट मजीद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बट अगेन फॉर दैट वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम और उसके लिए हम अलग से, मैं तो अवेलेबल हो जाऊंगा, अवेलेबिलिटी में अपनी शो कर दूंगा। अगर हमारी उसमें पूरी टीम एक सेशन ऑर्गेनाइज करती तो आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट पर्पस। जी अवैज भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कस करके एक सेशन कंडक्ट करते हैं। बाकी एक और क्वेश्चन के लिए हैंड रेज है अवैज शाह, अगर आप अपना सवाल कर सकें। अवैज शाह का मैं सवाल बता देता हूँ, उन्होंने ग्रुप में किया है। वी बिलीव इन एग्जाम्पल मोर देन थ्योरी बिकॉज वी इंस्पायर्ड बाय रियल एग्जाम्पल्स मोर देन थ्योरी। तो सर इस पे कुछ कमेंट अगर आप करें ज़रा जल्दी से क्विकली, ताकि हम अपने सेशन को वाइंड अप कर सकें। जी ये जो हमारा क्विकली वाला टाइम है ना, इसी वजह से हम एग्जांपल्स पे कम गए हैं और थ्योरी पे ज़्यादा बात हुई है, बेसिक आइडियाज़ पे। जी अवैज बिल्कुल बात आप सही कर रहे हैं कि हमें जो है ना एग्जांपल से हम ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और आप सिर्फ ये चीज़ें वो हैं जो आपने अपने माइंड में खुद ऑब्जर्व करनी है। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। मैंने पूरे वो आइडिया पे, फूड पांडा वाले आइडिया पे बात की कि वो किस तरीके से वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो चीज़ आ रही है। उसके अलावा कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की आपके इर्द गिर्द हैं। आप सिर्फ उनको खुद सोचेंगे या उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इन चीज़ों के आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगेन
इसको हम जब फर्दर एक सेशन करके हम इस पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हम पूरी सर एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि फिर हम सेशन को वाइंड अप करें। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? मेरा ये ख्याल है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द इनोवेशन। 50% आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की है। जब एक ऑलरेडी एक आइडिया एक चीज चल रही है और उसके अंदर अगर आप कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं तो वो आप एक नया बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। बिजनेस तो है वो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, वो बिजनेस आइडिया आ जाएगा। बट लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, कोई नई चीज उसके साथ लिंक कर रहे हैं, नई चीज के साथ उसके अंदर काम कर रहे हैं, या एक ऐसी चीज जो इससे पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई वो कर रहे हैं, तो वो असल में एंटरप्रेन्योरशिप वही है। तो इनोवेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अवैध साकी साहब, आपने अपना टाइम दिया एंड आई होप कि आप जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो हमारा विजन है फाइनेंशियल एक्यूमेन का कि हम जो है एंटरप्रेन्योर्स तैयार करें, ना कि लेबर्स एंड एम्प्लॉयज़ तैयार करें। तो आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा सेशन। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम 12 बजे से 1 बजे तक होगा इंशाल्लाह, और उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को नेक्स्ट फेज पे जाके बात करेंगे कि हाउ टू प्लान अ बिजनेस, मतलब बिजनेस प्लान हम कैसे जो है प्लान कर सकते हैं। और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक नए ट्रेनर के साथ, नए गेस्ट स्पीकर के साथ मौजूद होंगे। आई वंस अगेन थैंक यू अवैध साकी साहब फॉर योर टाइम एंड बहुत ही बेहतरीन आपने जो है प्रेजेंटेशन दी। एंड ये तमाम जो हमारा सेशन है ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये सेशन नहीं अटेंड किया या जिन्होंने सेशन अटेंड किया है वो अपने सर्कल में इसको शेयर करें ताकि आपके अलावा भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके और वो कुछ सीख सकें इस हवाले से। तो जी थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं आपसे। और स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह फाइनेंशियल एक्यूमेन का जो विजन है कि पाकिस्तान को ग्रो करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, इंशाल्लाह उस पर हम कायम रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू अवैस, थैंक यू। स्टॉप शेयरिंग करनी है इसकी। हाँ, स्टॉप शेयरिंग